मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की जो हमारी ई चपाल सीरीज़ है, आज बात करें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो मैदे के जो अमराज हैं उसकी बात करें कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब नाइच हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, और दूसरा 5 साल से अपनी सर्विसेज जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की वहाँ पे दे रहे हैं। तो आज हम गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? बहुत थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वो टाइम दिया। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपने देखने वाले और सुनने वाले बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अयूब नाइच असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी ज़ुबानी लोगों को बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद अयूब नाइच है क्या? जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया, बेसिकली सारा जो भी है कि जो मेरी स्कूलिंग है वो बहावलपुर बोर्ड से है। मेरी इंटर जो है एफएससी वो भी बहावलपुर बोर्ड से है। और मेरी एमबीबीएस जो है ना हमदर्द मेडिकल कॉलेज हमदर्द यूनिवर्सिटी से कराची से है। और उससे ऑनवर्ड मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है एमडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। और यहीं पर मेरी सारा हाउस जॉब हो गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग हो गई, ऑनवर्ड वर्क हो गया, वो सारा यहीं पर है न्यू हॉस्पिटल में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ से एज ए एस आर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2016 में वहाँ अपॉइंट हुए गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में। और 2017 से ना एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहाँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं सर्विस दे रहा हूँ। यानी अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो सर्विसेज हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में या ओवरऑल पंजाब में आप कह सकते हैं, मैं सही टाइम बोलूँ तो पूरे पंजाब में है जो डिवीजन है गुजरांवाला, वहाँ पे दे रहे हो 5 साल से। हाँ, 5 साल से, छठा साल है, 5 छठा साल साल है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले मेरा रजिस्ट्रार जी, वो सारा जितने भी जॉब्स हैं वो तो न्यू हॉस्पिटल में काफ़ी सारी। वो न्यू हॉस्पिटल जो है एक मदर इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर ना सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बल्कि मेडिसिन में जितनी भी स्पेशलिटी है वहाँ। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ईआरसीपी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बड़ी मारूफ टर्म है। तो सबसे पहले मैं ये बताया कि ईआरसीपी है क्या? जी, ये एक प्रोसीजर है, उसका नाम है, इसका जो एब्रीविएशन है, इसका जो बनता है सारा सेंटेंस वो है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। बेसिकली ये जितना भी है ना कॉमन बाइल डक्ट हो गए, बाइल डक्ट्स हो गया और पैंक्रियाज के डक्ट, उनका सारा का सारा डिटेल एग्जामिनेशन है। और उसके अंदर ना जो भी थेरेप्यूटिक हमने करना होता है वो उसका ऑपरेशन तो उसका है ये डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। क्योंकि अब एडवांसमेंट होगी रेडियोलॉजी के अंदर तो हम तमाम एमआरसीपी पहले कर लेते हैं, उसमें डेफिनेटिव जो होता है, तो फिर हम थेरेप्यूटिक हम डायरेक्ट जाते हैं हम ईआरसीपी के ऊपर। तो ईआरसीपी जैसे बताया, तो ये मेरे नज़दीक से बड़ी मैंने मतलब हम अक्सर कि मैदे के डॉक्टर होते हैं। अब उसमें जो इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करें कि ईआरसीपी आम मैदे का डॉक्टर और ईआरसीपी स्पेशलिस्ट में क्या फ़र्क होता है? जी जी, बिल्कुल, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करते हैं। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में फिर दो तरह के होते हैं, एक क्लासिकल होते हैं और एक इंटरवेंशन होते हैं। ये जो प्रीडोमिनेंट इंटरवेंशन होते हैं ये एडवांस प्रोसीजर है, जैसे गैस्ट्रोस्कोपी होगी, कोलोनोस्कोपी होगी, सिंपल हमारे हैं, उसमें डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक, फिर ईआरसीपी होगी, उसके बाद यूएस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होगी, वो सारा का सारा जितने इंटरवेंशन में हमारा जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो ईआरसीपी हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम जैसे आम ज़बान में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम मैदे के जिगर के डॉक्टर होते हैं मशहूर, तो इसमें इंटरवेंशन का प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है, तो उसके लिहाज से करते हैं। आमतौर पे ये मरीज जो आते हैं जिनको यरकान होता है, हेपेटाइटिस, हाँ, मैंने कि यरकान दो तरह का होता है। एक होता है जिससे कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे वायरल आमतौर पर पाकिस्तान में ज़्यादा है, और दूसरा होता है कि जो डक्ट ब्लॉक होती है उस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स कहते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स का केस आते हैं उसके अंदर। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स बेसिकली जो कॉमन है वो या तो स्टोन जो गॉल ब्लैडर से स्लिप होके आ जाते हैं डक्ट के अंदर, उसको ब्लॉक कर देते हैं, या दूसरा ये है कि ट्यूमर जिसके अंदर ना अगर हम उनको थोड़ा सा डिटेल कहें, नाम लें उनके, तो वो उसमें एक गॉल ब्लैडर का ट्यूमर सेल्फ भी प्रोग्रेस करके उसको बंद कर सकता है डक्ट को। एक पेरिएंटोरी ग्रोथ वो भी कर सकती है, कोलेंजियोकार्सिनोमा उसके अंदर होते हैं, डक्टल और पेपरी ट्यूमर होती हैं वो भी कर सकते हैं। ये तमाम वो हैं जो काज बनते हैं इस डक्ट को ब्लॉक होने की, जो वजह बनते हैं जरकान होने का, जॉन्डिस होने का। उस लिहाज से ऐसे मरीजों के अंदर फिर हमें वो डक्ट खोल के उसके अंदर कैनुलेशन करके और उसके अंदर
अगर ट्यूमर्स वगैरह होते हैं तो हमें स्टेंट डालना पड़ता है टेम्परेरी या परमानेंट, उस लिहाज से देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्टेज क्या है केस की, फिर सर्जिकल टीम के साथ करके। या अगर स्टोन वगैरह है तो जो स्टोन है उनको डॉक्टर को खोल कर स्टोन सारे निकाल लेते हैं, वो भी हम रेफर बैक टू सर्जन, ताकि उनका उसके बाद उनका लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी या कोलिस्टेक्टमी जैसे भी है उनका पॉसिबल है वो, ताकि उनको गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। आपने कहा कि स्टंट स्टंट की टर्म बोली, तो मैंने और मेरे जो सुनने वाले हैं उनको भी ज़्यादा स्टंट मूवमेंट होता है जो कि हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो मैंने सुना है कि तो यहाँ पे भी स्टंट की क्या जी है? जी, हर शोबे के अंदर हर सिस्टम के अंदर ना स्टेंट की बड़ी अहमियत है। जैसे हमारा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसके अंदर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं हेपेटोबिलिटी सिस्टम की, तो उसके अंदर क्या होता है, जो डक्ट होती है ना, जैसे हम पित्ते की या जिगर की नाली कहते हैं हम, और उसमें हम बाइल डक्ट कहते हैं, जैसे कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट और इंट्राहेपेटिक। उसमें अगर स्ट्रक्चर किसी ट्यूमर की वजह से, या ट्यूमर है वो हम ग्रोथ है उसको हम नाली को उसने बंद कर दिया, तो उसका कैनुलेशन करके हम उसके अंदर हम स्टेंट, दो तरह का स्टेंट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कोई मेटल स्टेंट्स होते हैं। आमतौर पे शुरू में इनिशियल हम प्लास्टिक स्टेंट रख देते हैं डक्ट में, ताकि उनका जो बाइल रुका हुआ वो ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए, और विद सिचुएशन क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट सर्जिकल टीम अगर इंटरवेंशन कर सकती है फर्दर तो वो प्रोसीड करती है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना क्या है कि ट्यूमर का एक्सटेंट कितना होता है, मेट्स होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता सर्जरी, पेलिएटिव में जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम मेटल स्टेंट डाल देते हैं, जो 2-3 वैरायटी के होते हैं, पार्शल होते हैं, फुली कवर्ड होते हैं, पार्शली कवर्ड होते हैं और अनकवर्ड, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन हम वो डाल देते हैं, ताकि वो जो नाली बंद है उसका रास्ता खुल जाए, जो जरकान हो जाता है बाहर टुकने से वो सारा का सारा वो थ्रू हो जाए। ठीक है, आपने पहले ये तो बता दिया कि ये ERCP के किस लिए करते हैं और वो कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जिनको आप क्या कहते हैं कि दैट पेशेंट शुड बी द सूटेबल कैंडिडेट फॉर ERCP? हाँ, वो बेसिकली ना जो डेंगू होने से पहले पहले सिम्टम जो पेशेंट में आते हैं, आंखों का पीला होना हो गया, जिस्म पे खारिश होना होता है, और स्टूल का जो कलर चेंज होना, क्ले कलर वाइट कलर का वो हो जाता है, तो और वेट लॉस हो जाता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, ये होते हैं। फिर जो ही वर्कअप कराते हैं उसका लेबॉर्ट्री में जो सीरोलॉजी वर्कअप कराते हैं, रेडियोलॉजी वर्कअप कराते हैं, तो उस पर फिर पता चल जाता है कि ये जो ना जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी ब्लॉकेज है, डायलेट हुआ है, वजह क्या, स्टोन्स हैं, ट्यूमर है, स्ट्रक्चर है, क्या है, फिर उस लिहाज से कोशिश करते हुए फिर हमें ना जैसे हम MRCP भी करवाते हैं, बताया पहले आपको, तो उसके बाद फिर जो हम इंटरवेंशन में आते हैं तो फिर हमें ERCP करके तमाम चीज़ें सारी करनी पड़ती है। तो कितना ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है? हाँ जी, काफ़ी हाई रिस्क, इस लिहाज से बड़े केयरफुली सारा करना पड़ता है। तो इसमें ना ये होता है कि आमतौर पे अगर हम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ SOPs के साथ मेंटेन करते हैं, जो भी उनकी क्लिनिकल कंडीशन है, जब कोई और जो साथ डिजीज़ चल रही है, तमाम चीज़ें देख के उस लिहाज से चलना पड़ता है, हर चीज़ पूरी फैमिली को और उस तमाम को एक्सप्लेन करके। तो आमतौर सिंपल अगर स्टोन है, पेशेंट स्टेबल है, तमाम चीज़ें, तो आमतौर पर रिस्क नहीं होता। उसमें फिर भी 1 to 5% में रिस्क होता है। इनमें 4 किस्म की ना जो रिस्क होती हैं, बाकी बेनिफिट्स तो यही 95 to 99% के ये आराम से हो जाता है। 1 to 5% में रिस्क होती है कि इसके अंदर ना ये करते हुए ना नीचे लबलबा साथ होता है, उसकी डक्ट की जो स्टिमुलेशन से या उसमें इंजाम होने की वजह से उसे टेक्निकाइटिस हो सकता है, ये होता है। दूसरा ये होता है कि तमाम SOP सारा है उसके ना ब्लीडिंग प्रोफाइल तमाम ठीक भी हो, तब भी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई वेसल कट जाती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तीसरा होता है कि आंत के अंदर हम उसको कट कर रहे होते हैं, जो एम्पुला उनका होता है, तो उसमें बात गट परफोरेशन हो सकती है, और इसमें जो उसमें रिस्क होता है। और चौथा ये होता है कि हम तमाम चीज़ें बात डिफिकल्ट होती है केस, तो हमें कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती। तो ये होते हैं 1 to 5% रिस्क होती है, और 95 to 99% आमतौर पर ये हो जाता है। ये हाँ, सेफ है? सेफ उस लिहाज से तमाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सेफ है। रिलेटिव सेफ है, Relatively हाँ, safe लेकिन एब्सोल्युटली नहीं है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कंडीशन क्या है। बाद में ऐसा होता है जैसे एक्यूट कोलिंजाइटिस है, ऐसे नहीं, वो काफ़ी हाई रिस्क होता है, और वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, तमाम चीज़ें हाई रिस्क कंडीशन में तमाम उसका एज अर्ली एज पॉसिबल जितना भी उसको डॉक्टर खोल दीजिए उससे पॉसिबल है उससे रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह जो एक्यूट कोलिंजाइटिस है ना, वो
एक एमरजेंसी है इसकी, उसमें जितना पॉसिबल हो सके हमें ERCP करनी पड़ती है फौरन, डक्ट खोल के उसकी इन्फेक्शन को रिलीव किया जाए। तो जब पेशेंट को आप बताते हैं कि आपकी आम जो मैदे की ट्रीटमेंट अब से आपका ये इलाज मुमकिन नहीं है, ये आप एक ही सोल्यूशन है ये जो ऑपरेशन है, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, तो वो आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या थोड़ी सी काउंसलिंग करनी नहीं समझाना पड़ता है। तो मरीज जो आम जो पब्लिक को उसमें पता नहीं होता, उनके लिए तो सिंपल है या कान हो गया तो ठीक हो जाएगी। उनको सारा समझाना पड़ता है कि अगर कितने भी कोई इशू है, उसमें स्टोन वगैरह स्लिप हो गए, वहाँ आ गया डक्ट के अंदर, तो कैसे है, उसको क्या पॉसिबल है, उनको सारा समझाना पड़ता है। अब इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, उसमें ट्यूमर की सस्पिशन या कंफर्मेशन है रेडियोलॉजी के ऊपर, वो उनको समझाना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मरीज को ये होता है डॉक्टर साहब ने मिल लिया, दे दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर ठीक होगा तो कितना परसेंट ठीक होगा, कितना क्या क्या चांस है, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं हर चीज़ को, कुछ होते हैं उनको मुकम्मल समझाना पड़ता है। इवन जो हमारे कोलीग जो हमें रेफर करते हैं उनको टोटल उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे कैसे तमाम चीज़ें सारा स्टेप्स एकदम से हर चीज़ जो रियलिटी है ना वो तमाम चीज़ें करना पड़ता है। और अगर कोई पेशेंट जो आपका उसने ERCP करवा लिया तो कितने परसेंट चांसेस उसको दोबारा इस प्रोसीजर तरफ आना पड़ सकता है? डिपेंड करता है केस क्या है। खास करके अगर सिंपल स्टोन केस है तो उसमें आमतौर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सारे आउट हो गए तमाम चीज़ें। हाँ अगर ट्यूमर है, स्ट्रक्चर है, उनको मैग्नेंसी की है या, तो उसके अंदर क्या है कि अगर हम जो स्टेंट डाला है, जैसे उसमें साथ साथ उसकी ऑपरेशन हो पॉसिबल है तो ओके चला गया, अगर पॉसिबल नहीं है पेडिएटिव है तो आमतौर पर जो प्लास्टिक स्टेंट की लाइफ है वो तकरीबन 6 हफ्ते से 6 महीने तक है मैक्सिमम, ठीक है, इतने तक ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक होता है तमाम चीज़ें पॉसिबिलिटी हो। और जो मेटल स्टैंड्स हैं उसकी लाइफ जो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने से आगे साल 1.5 साल तक मैक्सिमम चल जाता है। अगर ब्लॉक होने का पॉसिबिलिटी होती है, उसके अंदर रीस्टेंट करने का या रिप्लेस करने का तमाम चीज़ें सारी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें दोबारा उनको आना पड़ता है, दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक जो चीज़ और है, जैसे मैंने पहले बताया असेंडिंग कोलिंजाइटिस, उस इन्फेक्शन है उसके अंदर फौरन अर्जेंट करना होता है, ये उसमें ऑपरेशन एक्सटेंड कर जाता है शॉक में ऑनवर्ड। दूसरा एक होता है जैसे हमारे गाल स्टोन पेशेंट के होते हैं, स्लिप हुए वो आपके जो टिप ऑफ द एम्बोला है उसके अंदर आपके जो पैंक्रेटिक डक्ट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक और इमरजेंसी जो होती है इन्फेक्शन जिसे पैंक्रेटिस कहते हैं, एक्यूट पैंक्रेटिस का स्टोन इंड्यूस, वो हो जाती है। उसके अंदर भी यही हाल होता है कि उसको स्टेबल करके हम तमाम चीज़ें ना वही डक्ट खोल के स्टोन निकालते हैं, तो वो उनकी पैंक्रियाज की इन्फेक्शन रिलीफ होती है। जैसा आपने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो सेफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो जाहिर बात है उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी जी। तो एक ERCP मिनिमम कितनी कॉस्ट करता है? ये फिर दोबारा डिपेंड करता है कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, सारा पूरी टीम होती है तमाम चीज़ें, एनेस्थीसिया ऑपरेशन सेक्टर हो गया, हमारी जितनी रेडियोलॉजी मशीन होती है मेरे पास, जिसमें फ्लोरोस्कोप हो गई या CR हो गई, सारा पूरी टीम होती है। और उसमें जो एसेसरीज होती हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं, वो इस्तेमाल करनी होती हैं। फिर अंदर स्टैंड डालना है, कौन सा है, प्लास्टिक है, मेटल है, या हमें जितने भी और एसेसरी कितनी इस्तेमाल हो जाती है, बात करके हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, डिफिकल्ट केस होता है या और इस्तेमाल हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट जो अभी है हमें जैसे हमारे सेटअप के अंदर ये तकरीबन कोई 1 लाख से 1.20 तक हो जाता है। कुछ अगर थोड़ा सा और भी कॉम्प्रोमाइज और पेशेंट काफ़ी आ जाते हैं तमाम चीज़ें, तो उनका 80,000 तक भी काफ़ी चीज़ें, यानी मिनिमम 80,000 है और मैक्सिमम 120 130, यानी कि हमारे सेटअप में इतना। और बहुत और काफ़ी सारे सेटअप है जैसे 152 तक भी होता है, डिपेंड करता है। जो हमारा जो यहाँ पर होराइजन हॉस्पिटल में सारा सेटअप आप होराइजन में सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब जो देखने वाले अगर वो इस हमारे सेशन अगर आपसे रब्ता करना है, बात है वो आपका लिंक मैं तो दे दूंगा जी बिल्कुल, वो तकरीबन इतनी 120 130 की रेंज हाँ हो जाता है। में आराम से हो जाता है। कुछ जैसे पेशेंट होते हैं अकॉर्डिंग नहीं होते, उसमें हॉस्पिटल के साथ उनसे रिक्वेस्ट करके ना हम 80 तक ले आते हैं। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है। इतनी कोशिश यही है कि जितनी मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल था आपने तो मेरी तकवा से कम रेट बताए कोशिश यही है कि जैसे ये सेटअप है हम उस लिहाज से जितने पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर हाँ बिल्कुल होराइजन वरना एवरेज जो है ना
बाकी सर्विसेज से आउट ऑफ क्लास है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे, इसमें डाउट नहीं खुद यहाँ रहे हैं, हमारा तो हॉस्पिटल का सर्विस ऑफ तो क्लास वैसे एवरेज जो भी है वो अच्छे जो कुछ और हॉस्पिटल है जैसे हमारे वहाँ पर 152 तक 2 प्लस तक भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोशिश ये है कि जितनी हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में और सर्विस हम प्रोवाइड करें। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया और ERCP जो एक जनरल टर्मिनोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमारे सुनने वालों को देखने वालों को पता चले ये बेसिकली है क्या, और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है लेकिन सेफ प्रोसीजर हाँ, है बिल्कुल, तमाम SOPs के साथ। SOP के साथ होता है। और राजन हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दे रहा है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सर्विस। और ERC में। इसके अलावा जो दूसरी स्पेशलिटी वो तो नहीं उसकी। जी, बाकी इसके अलावा भी हमारे जितने भी सारे एडवांस प्रोसीजर जैसे APC हम इसमें करते हैं, एसोफेजियल स्टेंट हम मेटल स्टेंट वो डालते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ड्यूडल स्टेंट मेटल वो डालते हैं, पोलेप्स होते हैं, पोलेक्टमी हम करते हैं। तो ये जितनी भी और एडवांस प्रोसीजर हैं अपर लोअर के और ERCP के सारे हम थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी मैं आपसे कहूँगा रिगार्डिंग आपकी जो स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किसी और टॉपिक के ऊपर जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे सेशन इस तरह हमारे ईच पार सीरीज का हिस्सा